एक बड़ी खबर के साथ मैनपुरी से इस वक्त हमारे पास है पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव का प्रशासन पर बहुत गंभीर आरोप। सपा के सदस्यों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं। और इस बड़ी खबर पर और विस्तार से मैं जानकारी देंगी स्नेहलता, हमारी सहयोगी। बताइए स्नेहलता। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए किस तरीके से भाजपा के इशारे पर सपा के 2 सदस्यों का अपहरण हुआ है। तेज प्रताप का ये आरोप है, गंभीर आरोप लगाते हैं। हमने चुनाव आयोग और हाईकोर्ट में इसकी शिकायत भी की है। डीएम की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं तेज प्रताप यादव। तो कुल मिला के ये बड़ी खबर, जहां प्रशासन की ओर इशारा किया जा रहा है कि डीएम हमारी बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाईकोर्ट में शिकायत किया है हमने चुनाव आयोग में शिकायत किया है, जहां 2 सदस्यों का अपहरण हुआ है। तेज प्रताप यादव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। तेज प्रताप जी, क्या शिकायत है आपको, हमारे दर्शकों को भी बताइए। पूरे चुनाव में प्रशासन ने एक तरफा रवैया अख्तियार यहाँ पर कर रखा है और जिला प्रशासन पूरी तरह से भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। हमारे एक मेंबर को पुलिस के सहयोग से उठाया गया, झूठा मुकदमा पर लगाया गया 307 का, उसको थाने में दाखिल न करके भाजपा प्रत्याशी के घर पे जाकर सुपुर्द कर दिया गया, जिसकी शिकायत हमने चुनाव आयोग में की। उसको बंद रखा गया 1 हफ्ते से। और उसके अलावा 3 और मेंबर ऐसे हैं जिन पर कभी कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, उनके खिलाफ मुकदमे लगाकर पुलिस के द्वारा उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं डेली, और ये दबाव बनाया जा रहा है कि भाजपा को वोट दो अन्यथा आपको हम जीत लें। तो इस तरह का व्यवहार जो है जिला प्रशासन कर रहा है। पिछले कई दिनों से हमने 3 बार शिकायत निर्वाचन आयोग में भी दी, वहाँ से आख्या भी मांगी गई, लेकिन अभी तक कोई आख्या यहाँ से नहीं भेजी गई जी। तो अब तो सिर्फ 1 घंटे का वक्त रह गया है वोटिंग में, अब आप क्या करेंगे? अब जो वोट हमारे थे उन लोगों ने जाके वोटिंग की, अब देखिए क्या फैसला होता है चुनाव का। हमने इसकी जो शिकायत थी वो 1 हफ्ते से हम लोग लगातार दर्ज करा रहे हैं, लगातार प्रशासन से बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने एक तरफा रवैया जो है अपना रखा है और पूरी तरह से बीजेपी की मदद, उनको जबरदस्ती चुनाव जिताने का काम जिला प्रशासन यहाँ पर कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तेज प्रताप जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे तेज प्रताप यादव और वो कह रहे थे कि भाजपा के इशारे पर प्रशासन काम कर रहा है। हमने चुनाव आयोग और हाईकोर्ट में शिकायत की है, 1 हफ्ते पहले से शिकायत की है, लेकिन उसका अभी तक कोई परिणाम नहीं दिखाई दिया, उसका कोई असर, कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया है। प्रशासन खुलकर रूलिंग पार्टी और भाजपा का सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ 1 घंटे का वक्त बचा है मतदान में, और ज्यादा जानकारी देंगी स्नेहलता, हमारी सहयोगी। बताइए स्नेहलता। बिल्कुल राजेंद्र जी, चलिए दर्शकों को बताएं कि 8 ऐसे जिले हैं जहां वोटिंग खत्म हो चुकी है, और वो नाम कुछ ऐसे हैं: कासगंज, सिद्धार्थनगर, बरेली, सीतापुर में वोटिंग खत्म हो चुकी है। कुशीनगर, बस्ती, मिर्जापुर, हाथरस में भी वोटिंग खत्म हो चुकी है। 3 बजे से वोटों की गिनती की जाएगी। 8 ऐसे जिले हैं जहां पर वोटिंग का काम समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। बाकी जगह वोटिंग जारी है। किस तरीके की तस्वीर, किस तरीके के हंगामे, ये सारी तस्वीरों पर हमारी नजर बनी है। एबीपी गंगा आपको लगातार बता रहा है, लेकिन इस दरमियान ये जान लीजिए कि 3 बजे से पहले बस 1 घंटे का वक्त बचा है। 9 ऐसे जिले हैं जहां वोटिंग खत्म हो चुकी है। और एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट श्रावस्ती से इस वक्त हमारे पास है, समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ, और इसके लिए वापस रुख करेंगे स्नेहा का। बताइए क्या अपडेट है आपके पास स्नेहा? दर्शकों को बताएं कि समाजवादी पार्टी में फूट पड़ी है। जिला पंचायत सदस्य ने पूर्व विधायक पर आरोप लगाया है। पूर्व विधायक इंद्राणी वर्मा पर भाजपा को समर्थन देने का आरोप सामने आ रहा है। अनुराधा यादव ने अखिलेश यादव को शिकायती पत्र लिखा है। नामांकन के दिन सपा प्रत्याशी का प्रस्तावक गायब हुआ था। अब इस पूरे मामले पर नई अपडेट, बड़ी खबर। अनुराधा यादव ने अखिलेश यादव को एक शिकायती पत्र लिखा था, आरोप लगाया था, और कुल मिलाकर नामांकन के दिन सपा प्रत्याशी का प्रस्तावक भी गायब हुआ था। ये तस्वीरें आई थी, लेकिन अभी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां श्रावस्ती में समाजवादी पार्टी में फूट की खबर मिल रही है। तो श्रावस्ती में समाजवादी पार्टी की फूट की खबर आपने देखी। आपके मन में प्रश्न होगा कि श्रावस्ती के समीकरण हैं क्या, और इसके लिए हम रुख करेंगे की ग्राफिक्स लेकर तैयार हैं मेरे सहयोगी राजीव। ओवर टू यू राजीव। जी हाँ राजेंद्र, बड़ी खबर आपने बताया कि फूट पड़ गए समाजवादी पार्टी में। इस फूट का असर किसको मिलेगा, ये हम दर्शकों को बता दें कि पहले समीकरण समझने दर्शक कि आखिर वहां पर समीकरण किस तरह के हैं, किसको फायदा मिल सकता है समाजवादी पार्टी की इस फूट का। तो एक ग्राफिक्स है आपके सामने, ये है डेटा। तद्दन मिश्रा बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पर है निर्विरोध, इनकी यहाँ पर जो है जीत
हो गई है दद्दन मिश्रा की। समाजवादी पार्टी में जो फूट पड़ी उसका इनको सीधा सीधा फायदा। दद्दन मिश्रा जिनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया बीजेपी की तरफ से श्रावस्ती में, और निर्विरोध उनकी जीत हुई है। यावत श्रावस्ती की तस्वीर है, निर्विरोध बीजेपी की जीत। बीजेपी के पूर्व सांसद रहे, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि एक लंबा राजनीतिक अनुभव दद्दन मिश्रा का रहा है। 2014 से लेकर 2019 तक बीजेपी के सांसद वो रहे हैं। राजेंद्र, तो धन्यवाद राजीव। श्रावस्ती का समीकरण अभी बता रहे थे दद्दन मिश्रा की जीत के बारे में, अभी राजीव बता रहे थे विस्तार से। और इसी बीच में एक बड़ी खबर रामपुर से हमारे पास है, वहां पर कुछ हुआ है बड़ा, इसके लिए रुख करेंगे स्नेहा का। बताइए क्या अपडेट है आपके पास। राजेंद्र, दर्शकों को बताया कि रामपुर में कलेक्ट्रेट के पास पार्टी समर्थकों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर बड़ी खबर मिल रही है, जहाँ रामपुर में कलेक्ट्रेट के पास समर्थकों की भीड़ देखी जा रही है। समर्थक एकजुट हैं, समर्थक जुटे हुए हैं। एंट्री गेट पर सपा भाजपा के कार्यकर्ताओं की ये भीड़ रामपुर में देखी जा रही है। तो रामपुर से बड़ी खबर आ रही है, कलेक्ट्रेट के पास बड़ी समर्थकों की भीड़ लगी हुई है। स्नेहलता के पास एक बार फिर रुख करेंगे, स्नेहलता का रुख करेंगे। बताइए क्या अपडेट है आपके पास। बिल्कुल, पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी राजेंद्र, लेकिन बढ़ती जो भीड़ थी उसके आगे सारी चीजें नाकाफी साबित होती रही हैं, क्योंकि ये चुनौती बन के खड़ी हो गई। जिस तरीके की भीड़ देखी जा रही थी, बैरिकेडिंग और पुलिस प्रशासन के सामने ही ये भीड़ बढ़ती चली गई। रामपुर कलेक्ट्रेट के पास माहौल ऐसा है कि समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। एंट्री गेट पर समझिए सपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं की भीड़ ऐसी कि बैरिकेडिंग काम नहीं कर रही है। प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है कि ये सब कुछ हैंडल कैसे किया जाए। अंबेडकर पार्क के पास पुलिस की तैनाती प्रशासन की तरफ से बताया गया कि चुस्ती दुरुस्ती थी, लेकिन बढ़ती भीड़ के सामने पुलिस अब चुनौती के सामने खड़ी है। तो अब अगली बड़ी खबर, अगला बड़ा अपडेट प्रतापगढ़ से है। एक बार फिर से हम स्नेहलता के पास चलेंगे। ओवर टू यू स्नेहा। प्रतापगढ़ में मतदान केंद्र के बाहर हंगामा बढ़ता दिखाई दे रहा है। दर्शकों को बताएं कि भाजपा नेता गेट तोड़कर अंदर जाते मिले हैं। भाजपा प्रत्याशी चमा सिंह के साथ उनके पति मौजूद हैं, सांसद, विधायक, भाजपा जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं। गेट तोड़कर भीतर जाने की खबर मिल रही है। मतदान केंद्र का दूसरा गेट भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा प्रत्याशी चमा सिंह, उनके साथ उनके पति, और ये लीजिए तस्वीरें। दो गेट हैं, दोनों ही गेट पर हंगामे की स्थिति, हंगामे की तस्वीरें आपके सामने। बताया जा रहा है कि इस गेट को तोड़कर भीतर जाने की कोशिश हो रही है। अरे हमारे है तो मजबूत, लेकिन वो देखने वाला लगता है। गेट गया, गेट गया। तस्वीरें प्रतापगढ़ से, मतदान केंद्र के बाहर हंगामा बढ़ गया है। भाजपा नेता मतदान केंद्र का गेट तोड़कर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये दूसरा गेट है। भाजपा प्रत्याशी चमा सिंह के पति भी मौजूद हैं। फोन लाइन पर हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन। मोइन, क्या हो रहा है वहां पर, विस्तार से बताइए। देखिए, प्रतापगढ़ में जो हंगामा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता समर्थक हैं, उन लोगों ने जो मतदान केंद्र था उसके बाहर जो बैरिकेडिंग की गई थी, वो बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है, तोड़कर अंदर घुस गए हैं। हालांकि जो दूसरा गेट है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि ज्यादातर वोट पड़ चुके हैं। 57 में से अब तक 52 वोट पड़ चुके हैं, सिर्फ 5 वोट बाकी हैं। तो दिखने में तो ये जरूर हंगामा लग रहा है, लेकिन अंदर खाने ये है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। दरअसल उत्तर प्रदेश में ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन प्रतापगढ़ में उसने एक तरीके से जो राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल है उसको वॉक ओवर दे दिया है। तो अब वो हार का ठीकरा जो है वो दूसरे के सर फोड़ने के लिए इस तरीके का पॉलिटिकल स्टंट किया जा रहा है। और साफ तौर पर जो समाजवादी पार्टी है, जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, वो इस बात मोइन, आपने भाजपा प्रत्याशी की बात की। चमा सिंह के पति जो है इस वक्त अभय प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अभय प्रताप जी, आप लोग गेट तोड़कर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभय प्रताप जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, बोलिए भैया। रिपोर्ट मिल रही है कि आप लोग दूसरा गेट तोड़कर भीतर जाने की कोशिश कर रहे हैं, मतदान अंदर चल रहा है। नहीं, वो मतदान जबरदस्ती डीएम करा रहे हैं और मेरे सदस्यों को रोका गया रास्ते में, और हम लोगों को जबरदस्ती रोका गया। और 1 हफ्ते से लगातार मैं डीएम प्रतापगढ़ को कह रहा हूँ कि मेरे सदस्यों को उठा लिया गया है, उनके मोबाइल टेप करिए, लेकिन 1 हफ्ते से कोई कार्रवाई नहीं किया। और आज जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा
60 गाड़ियों का काफिला लेके निकलता है, उसकी गाड़ी पुलिस नहीं चेक करती। मेरी गाड़ी 1 घंटे खड़े होके पुलिस प्रशासन चेक करता है, रास्ते में मेरे सदस्यों को रोका जाता है और मुझे रोका जाता है। जी, लेकिन आप जिस पार्टी से हैं अभय प्रताप जी, जिस कैंडिडेट आपकी जिस पार्टी से हैं उसकी सरकार है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये एडीजी और डीएम प्रतापगढ़ की धांधली है और एक जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के एक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सारे पे लोग काम कर रहे हैं, एडीजी इलाहाबाद और डीएम प्रतापगढ़, ठीक है। और ये दबाव बनाते हैं। मैंने एक हफ्ते से इनको कहा कि मेरे सदस्यों को रोका गया है, उठा लिया गया है, इन्होंने पुलिस भी लगाई, लेकिन कोई लोकेशन उन लोगों ने ढूंढ नहीं पाया। 7 दिन से लगातार मैं कह रहा था, तो डीएम ने कहा मुझे नहीं पता, आप एसपी और एडीजी से कहिए। मैंने कहा कि जी ठीक है अभय प्रताप जी, आप कह रहे हैं कि लगातार आपकी शिकायत आपकी हुई लेकिन उसका कोई फल नहीं निकला, उसका कोई परिणाम नहीं मिला। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। क्षमा सिंह के पति अभय प्रताप कह रहे हैं कि एडीजी और डीएम ने मिलीभगत कर ली है जनसत्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, उस दल के साथ, और उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। उनके काफिले को अलाउ किया जाता है लेकिन उनके सदस्यों को गायब कर दिया जाता है। इस प्रकार के गंभीर आरोप प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी पर अभय प्रताप सिंह लगा रहे हैं। उनकी पत्नी प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन अभी बता रहे थे एक किस्म से वॉकओवर दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने जनसत्ता दल को, और उसके बाद इस हार का ठीकरा कैसे फोड़ा जाए किसी पर, इसके लिए ये तमाम नाटक किया जा रहा है। ऐसा मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी अभी बता रहे थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने प्रतापगढ़ से देखी अभी, और अब एक बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है और उसके लिए हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी बाराबंकी से। बड़ी अपडेट है, स्नेहलता का रुख करेंगे। ओवर टू यू स्नेहा। बिल्कुल राजेंद्र जी, देखिए बाराबंकी में नतीजे से पहले ही सपा ने जीत का दावा कर दिया है। हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष ही बनेगा, अरविंद सिंह गोप का ये कहना है। तो ये देखिए, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं अरविंद सिंह गोप और कहते हैं कि अभी काउंटिंग नहीं शुरू हुई है लेकिन कहते हैं कि हमारी जीत तय है। नेहा आनंद बाराबंकी से सपा की उम्मीदवार हैं। बाराबंकी में आखिरी दौर का मतदान चल रहा है लेकिन जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि हमारा ही अध्यक्ष बनेगा, हमारा ही कैंडिडेट जीतेगा। अभी वोटिंग चल रही है। नेहा आनंद बाराबंकी से सपा की उम्मीदवार हैं लेकिन आखिरी दौर का मतदान चल रहा है। कहा जा रहा है जीत हमारी तय है सपा की ओर से। बदायूं से इसी बीच में बड़ी खबर बीजेपी सांसद से जुड़ी हुई, उनके जीत के दावे से जुड़ी हुई। वापस हम रुख करेंगे स्नेहलता का। ओवर टू यू स्नेहा। बिल्कुल राजेंद्र जी, दर्शक भी देखें किस तरीके से बीजेपी सांसद संघमित्र मौर्य ने जीत का दावा किया है, जबकि जब नतीजे आए थे क्या स्थिति थी और जीत के लिए 26 सदस्य होने चाहिए और हमारे पास 31 सदस्य हैं। 28 सदस्यों के साथ कलेक्ट्रेट वो पहुंची थी खुद बस में। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बेटी हैं संघमित्रा मौर्य और कहती हैं कि हमारी दावेदारी 31 सदस्यों की, क्योंकि वो खुद बस पे सवार होकर अपने तमाम सदस्यों को लेकर पहुंची थी। तो बदायूं की ये तस्वीर। ठीक है, हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बदायूं से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, बलराम पांडे, और इसके अलावा एटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं नितिन उपाध्याय। हम बलराम के पास चलेंगे। बलराम, क्या जानकारी मिल रही है आपको? जीत के दावे किए जा रहे हैं वहां पर। बिल्कुल राजेंद्र, अगर हम बात करें बदायूं की तो यहाँ पर कुल 51 वार्ड थे जिसमें 17 वार्डों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, 12 वार्डों में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। इसके अलावा जो अन्य सदस्य थे उनको जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई थी। लेकिन आज 28 सदस्यों के साथ जिस तरीके से बीजेपी सांसद संघमित्र मौर्य पहुंची हैं कलेक्ट्रेट, उसको लेकर के कई अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि भारी तादाद में जो निर्दलीय सदस्य थे वो बीजेपी के खेमे में आ गए हैं। लेकिन 22 सदस्यों के साथ समाजवादी पार्टी भी कलेक्ट्रेट पहुंची है और इस वक्त अगर हम बात करें तो 51 सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं। सभी ने अपना मतदान कर दिया गया है और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी के पक्ष में कितने लोगों ने मतदान किया है या समाजवादी पार्टी के पक्ष में कितने लोगों ने मतदान किया है, ये तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो बीजेपी की सांसद हैं उन्होंने साफ तौर से कहा है कि उनके समर्थन में 31 सदस्य हैं और उसका उन्होंने चैलेंज किया और कहा कि 5 बजे के बाद जब मतगणना सामने आएगी तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कितने सदस्य उनके समर्थन में बीजेपी सांसद जीत का दावा कर रही है। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है राजेंद्र की जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी सांसद जीत का दावा कर रही हैं।
स्वाभाविक सी बात है, अगर वो 31 सदस्यों के समर्थन का दावा कर रही हैं, उनके वोट का दावा कर रही हैं, तो सवाल अपने आप में मौजूद है कि शुरुआत कैसे हुई, शुरुआती समीकरण क्या था। और बदायूं के समीकरण को समझने के लिए हम की ग्राफिक्स सेंटर का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी राजीव का रुख करेंगे। जी हाँ, राजेंद्र संघमित्रा मौर्य ये दावा कर रहे हैं कि बहुत आराम से वो जीत दर्ज करेंगे 31 जो सदस्य हैं वो उनके समर्थन में। लेकिन ग्राफिक्स से समझते हैं कि वहाँ के समीकरण किस तरह के पश्चिम उत्तर प्रदेश में बनाए हुए। 51 कुल यहाँ पर सदस्य हैं, 17 हैं भाजपा के पास, समाजवादी पार्टी के पास 12 कैंडिडेट्स हैं, तो 6 बहुजन समाजवादी पार्टी के पास भी है। लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, संघमित्रा मौर्य कह रहे हैं कि 31 हमारे साथ है। वो हालांकि बहुत सारे सदस्यों को साथ में लेकर पहुंची भी थी और पूरी तरह से आश्वस्त है, वो ये दावा कर रहे हैं। जो कैंडिडेट हैं वो आपके सामने ये है, देखिए कैंडिडेट्स हैं। वर्षा यादव बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट है, तो सुनीता पर दाव खेला है यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने। सुनीता यादव यानी कि यादव वर्सेस यादव यहाँ पर। लेकिन अभी यहाँ पर अगर बात करें तो बीजेपी दावा करे कि हम आगे हैं। पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव की पत्नी है वर्षा यादव, जिनको बीजेपी ने टिकट दिया है। 2017 में बसपा से बहुजन समाज पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए, फिर उसके बाद टिकट नहीं मिला था उनको, तो उनकी पत्नी को अब बीजेपी ने टिकट दिया ताकि नाराजगी को थोड़ा जो है समाप्त या खत्म किया जा सके। राजेंद्र, बिल्कुल धन्यवाद राजीव। और एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास, बहुत बड़ी अपडेट वोटिंग से जुड़ी हुई, रुक करेंगे स्नेहा का। ओवर टू यू स्नेहा। बिल्कुल राजेंद्र जी, देखिए वक्त बीत रहा है। बलिया समेत 16 ऐसे जिले हैं जहां पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। नाम लेते हैं उन्नाव, कानपुर नगर की, जहां वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब चलिए देख लीजिए कहां कहां वोटिंग खत्म हो चुकी है। सोनभद्र, अयोध्या, हमीरपुर, कन्नौज में मतदान समाप्त। करीब 45 मिनट बाद से मतगणना शुरू होनी है। कई जगहों पर 4 बजे से पहले नतीजे भी आ जाएंगे, तो कुल मिलाकर तस्वीरें साफ हो जाएंगी, बड़ी पिक्चर हमारे सामने होगी। लेकिन ऐसे 16 जिले हैं जहां पर वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ये नाम लगातार हम आपको बता रहे हैं और 45 मिनट के बाद मतगणना शुरू। बिल्कुल स्नेहा, 44 मिनट, बल्कि 44 मिनट बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। हमारे साथ नीतीश पांडे बलिया से जुड़े हुए हैं, जहां पर मतदान खत्म हो गया है। एटा से हमारे साथ नितिन उपाध्याय हैं, बलराम पांडे हमारे साथ बदायूं से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम बलिया का रुख करेंगे जहां पर वोटिंग खत्म होने की खबर है। नीतीश, सारे कैंडिडेट्स ने अपना वोट डाल दिया है, क्या हुआ है सब कुछ विस्तार से बताइए बलिया में। राजन जी, अभी वर्तमान की स्थिति है कि वोटिंग खत्म हो चुकी है। 58 कैंडिडेट जो थे सबने अपना वोट दे दिया है। और यहाँ पर आप देखिए चारों तरफ भीड़ आपको दिखाई देगी, गहमा गहमी की स्थिति। यहाँ एक बार फिर से जो यहाँ पर समर्थक हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। अभी यहाँ से थोड़ी देर पहले विधायक सुरेंद्र सिंह गुजरे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी की। और अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद बात करें तो 3 बजे के बाद से यहाँ पे मतगणना भी शुरू हो जाएगी। और हमारे जो स्थानीय संवाददाता हैं अजय भारती, वो भी आ चुके हैं और अंदर का अपडेट इनसे ले लेते हैं। अजय, अंदर क्या है, क्या स्थिति है, कितने वोट पड़े और क्या हाल? देखिए, अंदर की स्थिति ये है कि अब मतदान खत्म हो चुका है। टोटल 58 मत पड़ने थे और 58 मत पड़ चुके हैं। अब 3 बजे से मतों की गिनती शुरू होनी है और गहमा गहमी बनी हुई है दोनों पार्टियों के बीच। लोग सड़कों पे, चौराहे पे वैसे ही बने हुए हैं। लेकिन अब मतों की गिनती 3 बजे से शुरू होगी। उसके बाद परिणाम किसके पाले में आते हैं ये देखने वाली बात है। राजन जी, परिणाम का सबको इंतजार होगा और ये देखना होगा कि परिणाम किसके खाते में जाते हैं, किसके सिर पर ताज बनता है। लेकिन आपको यहाँ पर चौराहे की स्थिति दिखाते, चारों तरफ आपको भीड़ दिखाई देगी। चारों तरफ सबके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सबके मन में यही इच्छा है कि कौन जीतेगा, किसके सिर पर जीत का ताज होगा। अब इंतजार उस मतगणना का है जो नतीजों के रूप में सामने आएगी। राजेंद्र जी, बिल्कुल ठीक आपने नीतीश, मतगणना अब से ठीक 42 मिनट बाद शुरू हो जाएगी। दोपहर 3 बजे का वक्त है। नितिन उपाध्याय के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी एटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, क्या ताजा अपडेट है आपके पास वहां से? देखिए, बिल्कुल, देखिए 30 सदस्यीय जिला पंचायत है एटा की, उसमें से 29 सदस्यों ने अभी तक वोट कर दिया है। गीता लोधी जो बीजेपी की के सदस्य हैं जो जीत कर आई थी, उनका वोट अभी होना बाकी है। लेकिन जो हमें अंदर से खबर मिल रही है कि एक तरफा पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की यहाँ जीत होती दिख रही है। स्थानीय संवाददाता राकेश प्रताप सिंह भी हमारे साथ हैं। राकेश जी, आप किस तरह से देख रहे हैं, अंदर से क्या खबर निकाल के लाए हैं, कितने लोगों ने वोट कर दिया है और कहाँ जा रहा है ये पूरा चुनाव नतीजा? देखिए नितिन जी, जैसा कि पहले से संभावना व्यक्त की जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे, ये समाजवादी पार्टी का हमेशा से गढ़ रहा है और लगातार 3 बार यहाँ समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष रहा है। तो इस बार भी लगता है कि समाजवादी पार्टी इस पर काबिज हो जाएगी। और जैसा कि रुझान है, जैसा कि सूत्रों से खबर आ रही है, अभी तक
25 वोट जो समाजवादी पार्टी के पड़ चुके हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा। जोगेंद्र सिंह यादव जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और जो इस समय जो प्रत्याशी हैं रेखा यादव के पति हैं, वो निकले और उनसे हमने बात की तो कह रहे हैं कि हमारे साथ 27 लोग हैं और हम तो बिल्कुल क्लियर एक्सट्रीम मेजॉरिटी से जीत रहे हैं। तो क्या लग रहा है जिस व्यक्ति को लेकर लगातार पेशबंदी की गई, भाजपा सरकार ने बुलडोजर से उनके मार्केट को ध्वस्त किया, उनके घर को गिराया, तो कहीं ना कहीं नंबर तो बीजेपी पे 3 थे, उनके पास तो 19 थे, फिर बीजेपी ने यहाँ क्यों इलेक्शन लड़ा? इसके पीछे क्या लगता है, क्या राजनीति यहाँ? देखिए, ये आपको बता दूं, ये बीजेपी यहाँ अपना अस्तित्व खोजना चाह रही थी और ये समाजवादी पार्टी का पुराना गढ़ है और इसी को लेकर जो कार्रवाइयाँ हुई पिछले दिनों, जोगेंद्र सिंह यादव के फार्म हाउस पर उनका मकान ढाया गया, फार्म हाउस तोड़ा गया, मार्केट ढा दिया गया, तो जो इनके विरोधी लोग थे, जो इनसे अलग चले गए थे, वो भी एक साथ आ गए और उन्होंने सबने मिलकर जोगेंद्र सिंह यादव को सपोर्ट किया। तो मुझे लगता है कि सहानुभूति फैक्टर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सहानुभूति फैक्टर काम किया है और जोगेंद्र सिंह यादव को जीत की तो उम्मीद थी। वो कह रहे थे लगातार कि हमारा प्रत्याशी जीतेगा, लेकिन इतना वोट मिलेगा जिसकी कि अभी संभावना ही लगाई जाती है। बड़ी बात यह है कि ब्रज क्षेत्र है, बीजेपी ने पूरे यूपी को 6 क्षेत्रों में बांटा है। ब्रज क्षेत्र में 12 जिले आते हैं और ऐसे में 12 में से 11 पर बीजेपी दावा कर रही है, लेकिन यहाँ रणनीतिक चूक नजर आ रही है। बीजेपी यहाँ बड़े अंतर से हारती दिख रही है। देखिए, बिल्कुल यहाँ ये बीजेपी का गढ़ है। आपको बता दूं, ये सीट इसलिए और प्रतिष्ठापूर्ण हो जाती है क्योंकि जो जोगेंद्र सिंह यादव हैं, जो पहले 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, वो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल के रिश्तेदार भी हैं। तो रामगोपाल यादव जी के रिश्तेदार होने की वजह से समाजवादी पार्टी ने भी टॉप लेवल पर, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो रामगोपाल यादव जी हो, उन्होंने पूरा फोकस लगा दिया था और अपने नितिन, ये बात बहुत साफ समझ में आ रही है आपकी बात से कि जोगेंद्र सिंह वहां पर जो है वो जीतते दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी वहां पर जीतती दिखाई दे रही है, लेकिन अभी मतगणना बाकी है, अभी भी मतगणना बाकी है। दोपहर 3 बजे से उसका वक्त है। बहुत धन्यवाद आपका नितिन। और ये स्थिति है फिलहाल एटा की। एटा एक ऐसी सीट है जो रूलिंग पार्टी बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो रही है।